जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार। और आज हमारे साथ है वीर बहादुर सिंह जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी से। और आप सब जानते हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी जो है 2018-19 से ही इक्वल एमएसपी के केस में जो मेहनत कर रहा है, और आज ये केस इस मुकाम तक है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर हमें कुछ खुशखबरी जो है हमारे साथ शेयर हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ इस मुद्दे पे बात करेंगे, अपडेट क्या है ये देखेंगे, और इसी के साथ पीएमआर केस की क्या अपडेट है, इसके बारे में भी कुछ सवाल जो है वो मैं सर से करूंगी। और रिजर्विस्ट पेंशनर जो मेरे वेटरन्स भाई हैं, उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो उनके बारे में भी एक दो सवाल जो है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका इस वीडियो में। धन्यवाद आपका और आपके व्यूअर्स का भी। जी सर। सर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इक्वल एमएसपी केस की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 मार्च की डेट है जब इस केस की सुनवाई होनी है, तो सर कुछ प्रकाश डालें इस पर। देखिए, एमएसपी केसेस हम लोग बहुत दिनों से लड़ते आ रहे हैं और फाइनल हियरिंग में चल रहा है, अंतिम बहस में चल रहा है। हमने जो पॉइंट्स जज के ने रेज किया था, उस सबके डॉक्यूमेंट्स मंगा के एफिडेविट फॉर्म में हमने फाइल कर दिया। तो हम लोगों ने कागज में बहुत मेहनत किया है और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ही इसका डिसीजन होना है। फॉर्चुनेटली जो सरकारी वकील है वो भागने का प्रयास करते हैं, तो नॉर्मली टैक्ट है कि जितना लिंक सरकारी वकीलों का स्ट्रेटेजी होती है कि किसी मैटर को जितना लिंगर ऑन कर, इसी बात पे गवर्नमेंट उनको पे देती है, तो लिंगर ऑन कर रहे हैं। पिछले बार भी करीब करीब फाइनल ही था, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि हमें 40-45 मिनट चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो ये पार्टली हट से मैटर जज साहब ने निकाल दिया था कि सब्स्टिट्यूशनल अभी बहस इसमें होनी है, तो दोबारा इसके बहस 5 मार्च को होनी है। चलिए, ये तो कोर्ट कोर्ट का सिस्टम है और हम लोग सिस्टम के बाहर नहीं है, समय लगेगा। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत है। हमने जी पोस्ट बार कमेटी की रिपोर्ट से लेके थर्ड पे कमीशन से लेके फिफ्थ सिक्स पे कमीशन से लेके आरटीआई से तमाम दस्तावेज लेके हमने रिट फाइल किया है, एफिडेविट फाइल किया है। तो जी। डॉक्यूमेंट्स में हमारे को कोई हरा पाना मुश्किल है। अब रह गई कि जो टैक्टिस होती है कि लिंगर ऑन करे, वो लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन जब होगा मोस्ट होपफुली हमारे फेवर में ही नहीं। जी सर। इसके बारे में मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, मैंने सुना भी था कि अब ये केस जो है ये रेगुलर बेसिस पे गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज हुई है कि अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम दलील वगैरह ये सब कुछ होगा सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकारी वकील को बहस करना है, हमें उनको काउंटर करना है, हम लोग तैयार हैं। जी, जी, बिल्कुल। और जैसे कि हम ये समझ ही रहे हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी तैयारी है। जैसे कि आपने कहा कि आरटीआई के माध्यम से भी बहुत सारे दस्तावेज़ जो है उसको उपलब्ध कराए ही गए हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं सर कि इसका फैसला जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं सर कि सालों की मेहनत है आप सब लोगों की, और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ होगा, और ये मेहनत, ये सब डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करना, सब ये पूरी एक मेहनत माँग लेने वाला काम है। और आप सब ये प्रयास कर रहे हैं उन लाखों वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद ही ज़रूरी बनता है आपको कहने के लिए। और इसी के साथ सर एक सवाल था, बहुत सारे वेटरन्स और जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि अभी हाल-फिलहाल के दिनों में कुछ एक केस में ये सुनने के लिए आया है कि भले कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर किस तरीके से उस जज को, उस जो जजमेंट है उसको मानने में केंद्र सरकार जो अलग से फिर अपने नियम लेके आती है। तो उस हिसाब से सर ये कुछ मुमकिन है कि अगर इक्वल एमएसपी का केस हम जीत भी गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो उस जजमेंट के बाद जो रिटायरीज़ आएँगे, उनको उनका लाभ मिलेगा और बाकी इससे वंचित रह जाएँगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी अफसर एनएफयू का केस लड़ रहे थे, जी, एनएफयू का केस सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। जी। गवर्नमेंट बार बार डेट ले रही थी, कम से कम 20 एडजर्नमेंट हुआ है, 20 से ज्यादा। मतलब 20 बार इन्होंने फीस दिया है, 20 बार सरकारी वकील भाग गए हैं। लेकिन अभी पिछली बार आपने सुना होगा, न्यूज चैनलों में भी आया कि आखिरकार गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये फैसला हमारे खिलाफ जाएगा, तो एनएफयू देने पे एग्री हो गई है, ये खबर चली है न्यूज। जी, हाँ। तो अब जैसे बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वो लोग, यहाँ हमारी केसेस हाई कोर्ट में है, ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हमारा है कि एक बार ऑर्डर बढ़िया से हो जाए,
जी। एक बार ऑर्डर हाई कोर्ट से होने के बाद हुँ, सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को एंटरटेन नहीं करेगी और इनको देना पड़ेगा। जी सर। गवर्नमेंट लिंगर ऑन कर सकती है, देरी कर सकती है, लेकिन देना तो पड़ेगा। जी सर। तो हम ये उम्मीद लेके चल सकते हैं सर कि 2006 से जो पहले के रिटायरीज़ आए हैं क्योंकि इक्वल एमएसपी केस जो है इक्वल एमएसपी जो है ये 6 सीपीसी से लागू है। तो इनके जो पहले के जो वेटरन्स हैं, अगर ये फैसला जो आता हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा तब इन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा तो सबको मिलेगा, लेकिन उसमें डेट का अंतर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे कि फाइनेंशियल बर्डन होता है, कई केसेस में होता है। तो जी, जिस दिन वो कोर्ट ऑर्डर करता है, उससे 3 महीना पहले कर देता है या डेट ऑफ ऑर्डर से सबको मिलेगा। मिलेगा तो सबको, लेकिन कट ऑफ डेट जो है कोर्ट के ऊपर। अच्छा। यानी कि फ़ायदा सबको मिलेगा, हो सकता है कि एरियर्स वग़ैरह में या इस तरीके से हो सकता है कि कुछ कोर्ट 18 से कर दे जिस दिन केस फाइल हुआ था, या हो जी, सकता है जिस दिन ऑर्डर करे उस दिन से कर दे। ये तो आगे पता चलेगा जब बात जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी। जी सर। क्योंकि बहुत मैं जैसे कि मैंने कहा कि लाखों वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स की उम्मीदें जुड़ी हैं। तो जो जब भी फ़ोन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो ये ज़रूर से पूछते हैं कि हमें इक्वल एमएसपी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसलिए ये सवाल भी बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। और सर सबको मिलेगा, बात और करें ये अगर हो गया एमएसपी इक्वल हो गया या एमएनएस के बराबर भी हो गया, हम तो इक्वल की माँग कर रहे हैं, तो जी, भी भारत के पूरे पूर्व सैनिकों की बहुत सभी करीब-करीब मैक्सिमम माँग पूरी हो जाएगी। जी, जी, जी। क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट की बात है। वो जी, आरोपी में जो कुछ रैंक को नहीं मिला है, वो भी इसमें कवर हो जाएँगे, उनको भी लाभ मिलेगा। जी। नहीं और सर अब हम बात करते हैं पीएमआर वेटरन्स के केस की। जैसे कि इसको लेकर कुछ दिनों पहले मेरी आपसे बात भी हुई थी और तो पीएमआर वेटरन्स बहुत हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, हमारे साथ फ़ोन भी करते हैं। तो सर अब इस केस पे थोड़ी-सी प्रकाश डालिए मैं अपडेट थोड़ा सा। बता दूँ, हम लोग पीएमआर जो 6 जून 2017 से पहले गए हैं। 1 जी, जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के मध्य जो गए हैं। जी। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2015 में जो आरोपी का लेटर इश्यू किया, तो उसमें वर्डिंग यूज़ किया हैंड्सफोर्थ। हुँ, तो 15 में है हैंड्सफोर्थ, लेकिन जो कट ऑफ डेट जो टेबल बनाई वो 1 जुलाई से पहले वालों को मना कर जी, दिया। 1 जुलाई के बाद वालों को मना कर दिया। 1 हुँ, जुलाई के बाद हम नहीं देंगे। तो हम जी, लोगों ने कहा है कि आपका जो वो आरोपी का हुँ, ऑर्डर था, जो हाँ, लेटर था, उस लेटर में आपने जो क्लॉज़ डाले थे, वो हुँ, पीएमआर जो जाते थे, पीएमआर को जनरली ऑन रिक्वेस्ट बोलते हैं, वो हाँ, जवानों का क्लॉज़ डाला नहीं था आपने। आपने हुँ, जो पीएमआर डाला था, वो हुँ, ऑफिसर्स का डाला था, जेसूस का डाला था। उसमें अच्छा, भी जेसूस का जो जो क्लॉज़ किया था, क्लॉज़ गलत टाइप का हो गया। जी, जवान का तो डाला ही नहीं था आपने। अच्छा। सर ये लेकिन आपने आरोपी अमेंडमेंट जो किया है, टेक्निकली मैं बता दूँ, जो जी, उसको अमेंड किया है या जो एडिशन किया, ऐड किया है, वो किया है 6 जून 17 को। तो अच्छा, 6 जून 17 से पहले तो लागू 17 वालों को तो लागू है। हुँ, आप जिस डेट से ऑर्डर इश्यू कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑर्डर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसके बाद वालों का भले नहीं दे सकते हो या आप हुँ, कह सकते हो कि हम नहीं देंगे, हुँ, बात अलग विषय है। लेकिन उससे पहले जो गए हैं वो तो उनको लागू है, क्योंकि आप ऑर्डर ही कर रहे हो 6 जून 17 को, हुँ, तो पहले से मना कैसे कर सकते हो? जी सर, ये और जो 6 जून 2017 के बाद इनका हम लोग केस कर रहे हैं, वो जो बीच में गए हैं, काफ़ी लोग गए हैं और जी, जो पीएम वो 6 जून 17 के बाद गए हैं, अभी उसका हम लोग केस नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी बहुत काम करना है। अच्छा, जी। जी। तो और एक यहाँ पर ये बात ये भी है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि पीएमआर वर्ड जो है वो ऑफिसर्स के लिए ही है क्योंकि ओवर्स और इनकी तो सर्विस वैसे ही कम होती है सर्विस तो इसके लिए तो ये लागू ही नहीं ये वर्ड ही आर्मी रूल में पीएमआर वर्ड नहीं है, आर्मी रूल में ऑन रिक्वेस्ट वर्ड है। जी, पीएमआर बोलते हैं। हम लोग जी, डिस्चार्ज होते हैं तो रिटायर्ड होते हैं। तो हुँ, उनके लिए तो क्लोज़ 2015 में क्लियर था। उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर था। लेकिन जो जवान थे उनके क्लोज़ आपने 2015 के लेटर में डाले नहीं थे। हुँ, आप उसको अमेंडमेंट कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो, हुँ, सुधार कर रहे हो, तो जोड़ हुँ, रहे हो 6 जून 17 को। 6 जून 17 से पहले जितने भी पीएमआर गए हैं, जो पीएमआर आसान भाषा है, ऑन हुँ, रिक्वेस्ट गए हैं, उन सबको लागू है। जी।
तो आप ये जो 2015 की बात कर रहे हैं, ये ओआरओपी 1 के लिए जो सर्कुलर जारी हुआ था, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? सात 7 नवंबर 2015 का जो सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें आपने कहा कि हेंसफोर्थ जो इस क्लॉज के अंदर, इस आर्मी रूल के अंदर पेंशन जाएँगे, जी, उनको उनको आरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो क्लॉज डाल रहे हैं, उसमें जवान का तो क्लॉज डाला ही नहीं है, जो पीएमआर होता है, प्रीमैच्योर जो ऑन रिक्वेस्ट होता है, वो क्लॉज नहीं डाला। वो क्लॉज आप डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, डाल नहीं रहे हो, हुँ, एडिशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो 6 जून 17। तो 6 जून 17 से ही तो इफेक्ट होगा, पहले डेट से थोड़ी इफेक्ट होगा। अच्छा। तो अभी 2017 तक जो रिटायरीज़ आए हैं, पीएमआर ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायरीज़ आए हैं, वो इस केस में हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, हाँ, उनके लिए ही केस हम लोग फाइल कर रहे हैं, उनके जी, लिए ही। अभी उसकी प्राइमरी फेसिया जो केस तो बन रहा है, अभी हम लोगों ने उनसे लेटर लिखवाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अ, ताकि उधर जवाब आ जाए, क्योंकि कोर्ट पूछता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो सबके जवाब आ जाएँगे, फिर उसके बाद करीब-करीब 100 लोग आ गए हैं, हम लोग 100 का केस फाइल कर देंगे, फिर जैसे-जैसे आएँगे हम लोग केस फाइल कर देंगे। जी। मतलब 100 के करीब जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, ऑन रिक्वेस्ट जो वेटरन्स भाई आए हैं, क्या वो हुआ है, जी, हुँ, अब क्या हुआ है, उन्होंने कागज़ात भेजे हुए हैं। जी, उसके बाद हम लोगों ने उनको प्राइम वो जो पीएमआर पे होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ग्रीवेंसीज होती है, उसमें जी, उनकी ग्रीवेंसी डलवा दी है। क्योंकि उसके अंदर डालने से एक फायदा होता है कि 30 दिन के अंदर जवाब आता है, चाहे हुँ, डिनाई करे या हाँ करे। तो जवाब आएगा, डिनाई हो जाएगा, तो हमारा कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है कि क्या आपने अथॉरिटी को अप्रोच किया, वो पूरा हो जाएगा। जी। तो ये सब चीज़ें भी सर हम समझ पा रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर यहाँ पर कदम आगे बढ़ाने जैसी बात है। क्योंकि सरकार के सामने बात करनी रखनी है अपनी अपनी माँग जो है वो, तो बहुत सोच समझ कर इसके लिए कदम रखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सर इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि बहुत सारे वेटरन्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमारी पेंशन जो है आने वाले दिनों में बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब पीछे रह जी, जी। जाएँगे। क्योंकि अगर वन रैंक वन पेंशन का लाभ इनको नहीं मिला, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको काफ़ी कम पेंशन मिलेगी। जो तो इस बाद में इन्होंने ऐड किया है, जो जी, 6 जून 2017 को लेटर है, ये जो बाद के पीएमआर जो गए हैं प्रीमेच्योर रिटायर्ड, जनरली वो वर्ड होता है ऑन रिक्वेस्ट, लेकिन हम लोग पीएमआर आसानी समझने वाली भाषा है। जी, उनके लिए भी हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पे काम नहीं कर रहे हैं। कि अच्छा। जब आपने आरओपी की ऑर्डर इश्यू किया, तो चुपके से 2 साल बाद उसमें एडिशन क्यों कर रहे हो? हुँ, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन अभी जो सरल है, सबसे आसान है, वो है 6 जून 2017 से पहले जितने पीएमआर गए हैं, उनको लाभ दिलाना। जी सर। और यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये भी संभावना है क्योंकि कुछ ऑर्डर हमने कोर्ट के ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ पर जो पिटिशनर थे, उनको ही इसका बेनिफिट मिलता है और ऐसे भी जजमेंट आते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि इसके लिए बात करें या केस करें। जब ये पी होता है, पहले क्या होता है, एएफटी में जाते हैं तो जो पिटिशनर हैं, हुँ, उनके लिए ही होता है। हुँ, लेकिन हम लोग जो मिनिमम गारंटी पेंशन का एक केस किया था, जब जी, सिर्फ़ उन्हीं को लाभ दे रहे थे, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद में किया था। जी, तो उस समय हाई कोर्ट के जज ने पूछा था कि ये जो आए हैं संगठन वाले, क्या ये सही कह रहे हैं? बोला हाँ, सही कह रहे हैं। तो क्या इनको लागू है? बोला हाँ, तो दे क्यों नहीं रहे हो? दे रहे हो या ऑर्डर करो? तो 3 महीने के अंदर एक टेबल इश्यू हो गया था, तो बाद में भी इसको जनरल ऑर्डर कराया जा सकता है। फिलहाल तो बेनिफिट उन्हीं को मिलता है, जो कोर्ट जाते हैं, जी, एज़ पर स्टैंडिंग प्रोसीजर। जी। तो चलिए सर मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे जो पीएमआर वेटरन्स भाई हैं उनके कुछ एक सवाल जो हैं उनका जवाब ज़रूर से इस वीडियो के माध्यम से मैं दे पाई हूँ। अब सर वीडियो के अंत में रिजर्विस्ट पेंशनर्स की रिक्वेस्ट पे आप अगर इस केस के बारे में कुछ कहें क्योंकि सर तो जहाँ तक मुझे आपने एक एक्स-पे का केस भी फाइल किया है। एक्स-पे का जो 2 टेबल बनाई हुई उन्होंने, एक जी, 36 सवाल, एक 62 सवालों का, वो भी जी, केस फाइल किया हुआ है। एक में नोटिस इश्यू हो गया, बाकी 8 लोग हैं, उनका भी नोटिस इश्यू होने वाला है। जी। तीसरा अ, जो आप रिजर्विस्ट के बारे में पूछिए आप। जी। ओआरओपी में भी सर आप जानते हैं कि रिजर्विस्ट पेंशनर को रिविज़न से बाहर रखा गया है। अभी बेसिक भी इनकी बहुत जी। कम मतलब 9,000 रुपए के आस-पास जो मिनिमम पेंशन मिल रही है, उतनी ही मिल रही है। तो सर इसके लिए क्या हम कुछ प्रयास कर सकते हैं?
इसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग। हमारी अभी 2-4 जो कोर्ट केसेस है थोड़ा पटरी पे आ जाए। जी। एमएसपी तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। एक एक्स पे का है, एक प्री मैच्योर का है। ये दोनों अभी प्राइमरी स्टेज में हैं। ये इनका नोटिस इश्यू हो जाए तो हम लोग फिर फ्री हो जाएँगे, फिर इस पे ध्यान देंगे। जी सर। यानी अगर हम इस तरीके की कोई कोशिश करें कि माननीय राष्ट्रपति जी को लेटर लिखें या इस तरीके से कुछ रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं? देखिए, लेटर तो लिखा ही जाता है, लेकिन लेटर लिखने से उसका इम्पैक्ट नहीं होता है ज़्यादा। एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया कि हमने गवर्नमेंट को बताया है। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका जवाब नेगेटिव आया है। ये कोर्ट में काम आता है। लेकिन हम लोग हर मैटरों में बाकायदा अपने रिजर्विस्ट का पॉइंट उठाते रहते हैं। हुँ। लेकिन फाइनेंस जो मैटर है ना, ये थोड़ा बड़ा क्रिटिकल मैटर है। नॉन जी। फाइनेंस इश्यू तो जल्दी सेटल हो जाते हैं। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है, जो वित्त मंत्रालय है, पैसे देने से मना करता है, बजटरी कंस्ट्रेंट होती है, आदि-आदि। तो उसका भी उठाएँगे और कोर्ट के बहुत सारे इश्यू हैं। मैं ये समझ रहा हूँ अनुभव के आधार पे, बहुत चीज़ें अगर हल होगी तो कोर्ट के थ्रू ही होगी। जी सर। सर ये बिल्कुल सही बात है कि हमें पूरी उम्मीद करनी चाहिए हमारी जो न्यायपालिका है इस पर और हमारा ये सौभाग्य कहूँगी कि सर आप सब जैसे जो हमारे वेटरन्स भाई हैं वो हमारी इन समस्याओं में हमारी मदद कर रहे हैं। और आज भी सर आप हम समझ सकते हैं इतना बिज़ी रहते हैं फिर भी आज आपने मुझे वक़्त दिया, मेरे कुछ सवालों के जवाब मैं दिए। बता दूँ उनके व्यूअर्स को कि जी, देखिए, ये जो संघर्ष है वो एक दिन का नहीं है। इसका जी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जी। 40 साल बाद, जो 40 साल लड़ाई के बाद वो हुँ, आरोपी जो है टूटा-फूटा ही मिला, लेकिन मिला। हुँ, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये नहीं कि चुनाव है तो चुनाव देख के लड़ाई लड़ी जानी है। ये हुँ, आपको चुनाव से लेना-देना नहीं है। ये लड़ाई संघर्ष हमेशा चलती हुँ। रहेगी। कोर्ट में भी हम लोग लड़ते-लड़ते 16 से लड़ रहे हैं, 18 में गए, 18 से भी लड़ रहे हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्या है कि इसका अंत में रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग सैनिक हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर सही बात है। अगर यहाँ पर मैं आपने जो बात कही अगर उसका एग्ज़ाम्पल एक दूँ तो एक जो 10 साल की सर्विस के बाद जो पेंशन स्टार्ट हुई थी, वो इसी तरीके से एक कोर्ट केस के माध्यम से ही जीत मिली थी और आज इसका लाभ 4 से ज़्यादा हज़ार कुछ वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स हैं, वो ले रही हैं, जो स्पेशल पेंशन 10 साल की सर्विस के बाद मिलती है, चाहे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के। तो ये भी एक मजबूत केस ही था, जिसके माध्यम से इस तरीके से बहुत वेटरन्स को फ़ायदा मिला। तो हमें ज़रूर से उम्मीद रखनी चाहिए और लड़ाई ज़रूर से लड़नी चाहिए। जी सर। तो आज मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ सर समय देने के लिए और हमारे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए और इसी के साथ आपको हम बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहेंगे 5 मार्च के लिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पक्ष में इसका फैसला जो है वो आ जाए। थैंक यू मैम। नमस्कार। न